नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि ITR-3 कैसे फाइल करते हैं। स्टेप वाइज स्टेप बताया जाएगा आपको। अगर आपकी ITR-3 जो एज सच जो ऑडिटेड होती है, ठीक है, उसके रिटर्न हम कैसे फाइल करते हैं। ऑडिट की डिटेल तो पहले से आती है, ITR जो 3CB 3CD होती है, बट उसके बाद हमें ITR-3 रिटर्न फाइल करनी होती है, ठीक है, जिसमें हमें एक्सपेंसेस, इनकम एंड ओवरऑल सब कुछ चीज़ें दिखानी होती है, ठीक है। मैंने अभी स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें भर दी हैं, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। यहाँ हमें 139(1) ही भरना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रेजिडेंट डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज आर मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यस, राइट, मतलब आप 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हो जब भी आप रेजिडेंट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, डू यू वांट टू क्लेम 115H? नो, इट्स ऑलरेडी नो। whether the return is being filed by a representative? No. Okay, next, whether you are a director in any company? अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो लिखिए नहीं, डायरेक्टर नहीं है। यहाँ पे अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव ऐसे ही रिटर्न भर रहा है तो यहाँ पे यस किया जाएगा और उसकी डिटेल, ठीक है, पैन नंबर, कैपेसिटी और एड्रेस वगैरह पूरी डिटेल होगी, ठीक है, आधार कार्ड नंबर भी, ठीक है। और अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो उसकी पूरी डिटेल होगी, कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं और आपका डिन नंबर क्या है, टाइप ऑफ कंपनी कैसी है, कंपनी का नेम क्या है। वेदर यू आर अ पार्टनर इन अ फर्म? नो। अगर आप पार्टनर हैं तो आप किस फर्म में पार्टनर हैं और उस फर्म का पैन नंबर, ठीक है। और ये जो पैन नंबर है ये कंपनी का पैन नंबर होगा जब आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, ठीक है। अब वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? अगर आपने कोई ये नो होएगा। अगर आपने कोई इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखी है, आपके पास है प्रीवियस ईयर तक, तो उसकी डिटेल शेयर करें, ठीक है। नहीं है अभी। वेदर SSC इज लोकेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर? नो। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या भरना है। 44A में yes, whether you are declaring 44A, B, no, right? If no, whether यहाँ आपको आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर 44A यस करना है। यहाँ भी आपको वेदर SSC इज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44A एक्सेट्रा यस करना। अब यहाँ पे यस जैसे करेंगे, फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, ठीक है। अब इफ B is yes, whether the accounts have been audited by the accountants? yes. अब लॉजिक ये होता है, मतलब क्वेश्चन ये मोस्टली लोगों के पास आता है कि ये 44AB भी भरा जा रहा है और यहाँ पे 44AE भरा जा रहा है, ठीक है, और AA भी, ठीक है। हमारा जो अकाउंट्स मेंटेन होता है वो 44A के अगेंस्ट में होता है, ठीक है। और 44AE BB एंड ऑल एंड 44AB में क्या डिफरेंस होता है। अब 44AB क्या है? 44AB सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई कंपनी या प्रोप्राइटर वट जो भी हो, जिनकी सेल, जो बिजनेस कर रहे हैं और उनकी सेल 1 करोड़ से ऊपर गई है, उस साल में उनकी सेल 1 करोड़ से ऊपर है, तो वो 44AB के अंडर में आते हैं, राइट। ये तो होगी जो बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, और एक होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी इनकम, उनकी रिसिप्ट 25 लाख से अगर ऊपर है तो वो 44AB में आते हैं, राइट। अब हम आते हैं यहाँ पे 44AE, AB एंड ऑल, ये क्या होते हैं। अब 44AB में भी 2 क्लॉज लगते हैं, ठीक है। एक तो अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ऊपर जा रही है, रिसिप्ट 25 लाख से ऊपर जा रही है, तो आपको 44AB में ऑडिट करानी है। दूसरा, अगर आपका प्रॉफिट
मिनिमम प्रॉफिट से कम है। मिनिमम प्रॉफिट क्या है? 6% है। अगर आप अपना प्रॉफिट, आपकी सेल 1 करोड़ से कम ही है, सपोज आपकी सेल 70 लाख है, 60 लाख है, और बट आप अपना प्रॉफिट जो दिखा रहे हो वो 6% से डाउन दिखा रहे हो, तो आप जब भी आपको इस केस में भी आपको 44AB ऑडिट करवानी होगी, राइट? ठीक है। अब हम ये यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 48। ये वही चीज है कि जब हम अपनी इनकम को मिनिमम प्रॉफिट से कम दिखाते हैं तो हमें ऑडिट करना होता है, और वो उसका सेक्शन होता है 44AE, 44BB और 44BBB। ये होता है ट्रेडिंग कंसर्न में। ठीक है। अब हम आते हैं रिसिप्ट में। जो रिसिप्ट होती है, जो 25 लाख से ऊपर रिसिप्ट होती है, बट 25 ऊपर से 25 लाख से रिसिप्ट से ऊपर है, ठीक है, तो 44A भी अप्लाई होगा। बट सपोज करो उनकी 22 लाख रिसिप्ट है, बट वो प्रॉफिट अपने डाउन दिखा रहे हैं 6% से भी डाउन, तो उनको इस केस में वो अपनी इनकम जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो 44AD में कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा उन्हें। अब ये जो 3 क्लॉजेज और हैं, अभी मैंने आपको 44AE बताया, 44BB बताया और 44BBB बताया। ये आपको ट्रेडिंग कंसर्न में है। जो 1 करोड़ से ऊपर सेल है उनको 44AB तो लेना ही लेना है, बट 1 करोड़, सपोज 1 करोड़ से कम है बट प्रॉफिट कम, प्रॉफिट भी कम है 6% से, तो उनको इस सेक्शन पे आते हैं 44AE, 44BB एंड 44BBB। ठीक है। अब ये जो बाकी बचे हुए हैं 44B, 44ADA और 44BBA, ये जो सेक्शन है वो अभी 2017 में इंसर्ट हुए हैं, राइट? तो इसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि सॉल्व करूं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ ऑडिटर्स की डिटेल डालेंगे हम। ऑडिट कब हुई थी वो आपको 3CB 3CD में डेट आपकी होगी ऑलरेडी। ठीक है। ठीक है। नेम ऑफ ऑडिटर, ठीक है। ये फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और ये जो होता है ये पर्टिकुलर ऑडिटर्स के मेंबरशिप नंबर होता है, और ये जो फॉर्म है ना इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब भी आप ITR 3 फाइल करें तो आपको क्या क्या प्रिंट आउट लेकर रखना है। एक आपको 3CB 3CD प्रिंट आउट लेकर रखने हैं, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट लेकर रखने हैं, और बैंक की डिटेल लेकर रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। पैन नंबर ऑफ द प्रोप्राइटरशिप ऑफ फॉर्म, VC गवर्नमेंट, इस फर्म के हमें पैन नंबर लिखना है इनका। आधार कार्ड नंबर की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सेम वही आपको डालने हैं। ठीक है। जिस डेट को ऑडिट हुई थी वो आपको 3CB 3CD में दिख रही होगी। ठीक है। आर यू लायबल टू 92E? नो। ठीक है। अब हम यहां से नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस में आपने क्या डालना है, कैटेगरी क्या है आपकी। ठीक है। वो आपको कैटेगरी में डालनी है। अगर आपके ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपको 9027 है। ठीक है। यहाँ से देखिए, ट्रेडिंग और होलसेल में जो भी है, होलसेल का अगर आप कर रहे हैं तो ट्रेडिंग कर रहे हो होलसेल के, तो आपके ये है। अब आप अपने फर्म का नाम यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है।
एक जगह ही डाल दो, बहुत है। या प्रिंट आउट लेकर रखेंगे तो बहुत आसानी से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेचर ऑफ बिजनेस हमने पूरी डिटेल डाल दी, अब हम बैलेंस शीट पे पहुंचते हैं। प्रोप्राइटर्स कैपिटल, अब आप बैलेंस शीट निकालेंगे, और जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो आपको बैलेंस शीट, P&L और बैंक की डिटेल 3CB 3CD निकाल के रखनी है। तो आप बैलेंस शीट निकालिए और उसमें से प्रोप्राइटर्स की कैपिटल डाल दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। यहाँ पे हमें कैपिटल रिजर्व वगैरह डालनी जो नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होती। यहाँ लोन्स की डिटेल डालनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर कंपनी ने कोई लोन ले रखी है, मतलब आपके प्रोप्राइटर्स फॉर्म में या कंपनी ने कोई लोन ले रखा है बैंक वगैरह से, अदर्स से, तो यहाँ डिटेल डालनी है। अनसिक्योर लोन ले रखा है तो ये यहाँ डालनी है। ठीक है, अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, सबसे पहले एसेट्स, फिक्स एसेट्स है तो यहाँ डालना है, कंपनी में नहीं है, प्रोप्राइटरशिप में एसेट्स नहीं है इसलिए हम नहीं डाल रहे इसमें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में है तो इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे सारी डिटेल डालें जो भी इन्वेस्टमेंट है आपकी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने कोई इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर खरीद रखा है, डिबेंचर खरीद रखे हैं तो वो यहाँ पे डालें। ठीक है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्रीज में आपके पास जो बचे हुए हैं, ठीक है, इन्वेंट्रीज का मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में हमें क्या डालना है, स्टॉक इन प्रोग्रेस डालना है, रॉ मटेरियल डालना है, स्टोरेज कंज्यूमेबल मटेरियल डालना है, फिनिश गुड्स डालने हैं, क्या डालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है इन चारों में क्या क्या डालेंगे हम। ये देखिए, ये जो चारों चीज़ें हैं ना, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होता है, पैकिंग मटेरियल में सेपरेट, जब 31 मार्च लास्ट डेट होती है तो पैकिंग में कुछ मटेरियल हर बहुत सारे प्लेसेस पे रखे होते हैं, तो उन सबको मिला के फिर इन्वेंट्री होती है कि 31 मार्च में क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो सबसे पहला अगर आप देखोगे स्टोर्स में जो भी इन्वेंट्री रखी है वहाँ से उठाएंगे। रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा है, रॉ, ठीक है, जो रॉ मटेरियल के एक सेपरेट प्लेस होते हैं जो हम, मतलब सपोज करो आप 31 मार्च को कुछ रॉ मटेरियल आया, अभी वो स्टोर में नहीं पहुंचा है तो वो सेपरेट उसकी एंट्री हो, सेपरेट दिखाएंगे उस स्टॉक में डिटेल। ठीक है, स्टॉक इन प्रोग्रेस, ये भी एक सेपरेट डिटेल्स होती है जो स्टॉक इन प्रोग्रेस में है, प्रोसेस में है, सॉरी, वो उसकी डिटेल यहाँ दिखाएंगे। फिनिश गुड्स, जो माल बन चुका है, बिल्कुल रेडी है, उसकी डिटेल यहाँ पे होगी, जो एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में अभी हम स्टॉक की डिटेल यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे है सैंडरी डेटर्स। अब आप अपने एक एक करके अब अपने बैलेंस शीट से सारी डिटेल डालते जाए। ठीक है, कैश इन हैंड, यहाँ पे देखो आपको कैश इन हैंड डालना है। ठीक है, यहाँ पे बैंक में क्या बैलेंस है 31 मार्च में, वो डालने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब सपोज आपके पास जीएसटी में बैलेंस होता है, जो क्रेडिट बैलेंस आता है 31 मार्च को, वो डिटेल हम कहाँ डालते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहले हम एक एक करके सारी डिटेल डाल दें फिर बताते हैं। क्रेडिटर डाल लेते हैं, जो आ रहा है अभी पहले उसे डाल देते हैं। ठीक है, 16। ठीक है, एक चीज़ और करनी है आपने, क्रेडिटर्स में आपको एक्सपेंसेस पेबल, अगर कोई भी एक्सपेंसेस पेबल हैं तो वो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। ठीक है, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें जो क्रेडिटर के अलावा एक्सपेंस पेबल और एडवांस फ्रॉम कस्टमर,
वो सेपरेट इसके डिटेल नहीं है, तो हम तीनों को एक साथ डाल दे सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आप सैलरी क्रेडिटर, एक्सपेंसेस पेबल और एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि ये तीनों चीज़ करंट लाइबिलिटीज़ है, तो हमने ये तीनों एक साथ मिलाकर डाल दिया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, लास्ट में है जीएसटी। ठीक है, जो जीएसटी आपको क्रेडिट में दिखा रहे थे 31 मार्च में, जीएसटी में क्रेडिट ऑलरेडी बैलेंस बचा हुआ था, तो उसको उसकी डिटेल हमें कहाँ डालनी है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोन एंड एडवांसेस में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बैलेंस विद रेवेन्यू अथॉरिटीज़। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे जो क्रेडिट बैलेंस हमारे 31 मार्च में जीएसटी में अवेलेबल है। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये बैलेंस अब मैच हो रहे हैं। सबसे पहले आप लास्ट में 5th नंबर पे आएंगे, टोटल एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स 762263, राइट। अब हम सबसे ऊपर जाएंगे, सोर्सेस ऑफ फंड्स 762064। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रुपीज़ में है तो वो रुपीज़ पॉइंट्स की वजह से है, तो हम यहाँ पे कैपिटल को 3 रुपीज़ कर देंगे, राइट। अब आप चेक करोगे 5th नंबर, टोटल एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स 762063, 5th और 4th, ये दो सोर्सेज ऑफ फंड्स 762063। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप पहले मैच करते हुए चलो, क्योंकि जब आप रिटर्न पूरी फिल कर लोगे फिर प्रॉब्लम आएगी, आपको रिटर्न फाइल नहीं करने देगा। तो ये आप अपने माइंड में रखिए, टोटल एप्लीकेशन ऑफ द फंड इज इक्वल टू टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स। ठीक है, ये दोनों मैच होने चाहिए सेम। अगर 1 रुपए का भी डिफरेंस आया तो रिटर्न नहीं फाइल होगी। तो ये हमने मैच कर लिया। अब हम चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इन्वेंट्रीज की डिटेल डालनी है। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज की डिटेल में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये जो यहाँ पे डिटेल लगेगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए है। जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो ये डिटेल यहाँ पे डालेगी। ठीक है, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग है नहीं तो यहाँ पे नहीं डालेंगे, हम ट्रेडिंग है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स, कितनी सेल है आपकी, वो P&L से चेक करें कि आपकी सेल कितनी है, वो यहाँ पे डाल दे। ठीक है, सेल ऑफ सर्विस 0। ये ओवरऑल क्या है, ये जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालनी है, ये ओवरऑल इनकम, यहाँ से रेवेन्यूज़ डालनी है कि जो आपके इनकम आ रही है, रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये हमने सेल डाल दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन 0, कोई प्रोफेशन नहीं है। सेम प्रोप्राइटर अगर कोई प्रोफेशन भी है, उसका ट्रेडिंग कंसर्न भी है, तो यहाँ दोनों डिटेल डालें। ठीक है, ड्यूटीज, टैक्सेस एंड सेस रिसीव्ड आर रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और सप्लाइड, यहाँ भी कुछ नहीं डालेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो हमने क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पे डाले थे वही क्लोजिंग स्टॉक सेम यहाँ भी डालने हैं, क्योंकि P&L में भी क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, अब आपको ओपनिंग स्टॉक भी डालने हैं, जो आपके P&L में हो गया ऑलरेडी। नेक्स्ट है परचेज। परचेज में लिखा हुआ है नेट ऑफ रिफंड एंड टैक्स और ड्यूटी ऑफ टैक्स। नेट का मतलब एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब आपको जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं करना। और ये भी जो है, ये सॉरी, यहाँ पे जो सेल है ये भी इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग टैक्स है। नेट ऑफ रिटर्न एंड रिफंड एंड ड्यूटी ऑफ टैक्स, मतलब इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, ये टैक्सेबल वैल्यू ओवरऑल। ठीक है, और या फिर अगर कोई आपको रिफंड मिला हुआ है तो वो भी लेस करके होगी। ठीक है, जैसे सेल में टैक्स लेस करके होगा, वैसे परचेज में भी टैक्स को लेस करके करेंगे हम। ठीक है, ये होगी ओपनिंग स्टॉक आपकी। अब हम डालेंगे यहाँ पे परचेज। ठीक है,
अब अगर आपकी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो यहाँ डालते हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है तो वो यहाँ डाल सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी की सेपरेट आते हैं तो यहाँ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्टेज इनवर्ड है तो आप कार्टेज इनवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। बट ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपने ट्रेडिंग में दिखा रखा ऑलरेडी पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस से तो यहाँ डाल दें उसे, ठीक है। हमने दिखाया है, हम यहीं डाल देते हैं इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो P&L है ना उसके अकॉर्डिंग मैच होते हुए जाएगा। डालने को तो हम नेक्स्ट में भी डाल सकते हैं, बट अगर हमने P&L में ट्रेडिंग में दिखा रखा है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से लेस होके आ रहा है ये, तो हमें यहीं दिखाना है जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी मैच करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 700577 ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट से मैच करेगा। अगर आप P&L देखोगे ये मैच कर रहा है मेरा, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं P&L में। अभी वो ट्रेडिंग था, अब हम P&L में जाते हैं। रेंट, सबसे पहला रेंट है, ठीक है। अगर रेंट है तो रेंट डालिए, अदरवाइज ज़ीरो, ठीक है। कमीशन, सॉरी यहाँ पे अदर इनकम है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें खर्चे नहीं डालने आपको यहाँ पे अदर इनकम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपने ज़ीरो डालना, कोई अदर इनकम नहीं है हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। जावा यूटिलिटी की वजह से थोड़ा स्लो चलते हैं, तो थोड़ा आराम आराम से करेंगे, आप हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी मैंने एक साथ सब में ज़ीरो डाल दिया, इस वजह से थोड़ा स्लो हो गया। बस ये लास्ट है एग्रीकल्चर इनकम, इसमें ज़ीरो आ जाए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। टोटल ऑफ क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये हो गया 7777, ये आपको क्रेडिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि जो जीपी होता है वो क्रेडिट ट्रांसफ़र होके P&L में पहुंचता है, तो ये P&L में पहुंच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपके जो भी खर्चे हैं वो डालने हैं। फ्रेट आउटवर्ड अगर आपके पास है तो डाल दें। आपने क्या करना है, आप इससे नहीं चलना, आपने आपको अपना P&L ओपन करना है, जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसके अकॉर्डिंग डालते जाना है। सबसे पहले कंसल्टेंसी, तो कंसल्टेंसी किस में जाएंगे, ठीक है। कंसल्टेंसी के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फीस, ठीक है। पेड आउटसाइड इंडिया और पेड इन इंडिया टू नॉन रेजिडेंट अदर देन अ कंपनी और अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में नहीं डालना, सेकंड में डालना है, 32 में डालना है आपको, सेकंड में यहाँ पर कंसल्टेंसी चार्जेस आपको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो कर देना। ये आपके P&L में जो फर्स्ट एक्सपेंसेस है उसके अकॉर्डिंग आप देते चलो, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे फिर टाइम लग जाएगा। अब सेकंड है हमारा ऑडिट फीस आप यहाँ सेपरेट ही आता है ऑडिट फीस, ये 45। नेक्स्ट चलते हैं हम कन्वेंस एक्सपेंस। ध्यान दें, अब मोस्टली सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब कन्वेंस एक्सपेंस 36, आपको ये ध्यान रखना क्योंकि इसकी स्क्रीन बड़ी है ना, इस वजह से आपको नंबर याद रखने पड़ेगा। 7500। नेक्स्ट हमारा बैंक चार्जेस, जो इसमें नहीं आता, ये हमने रिटर्न इतनी सारी भरी हुई है तो हमें पता है इसमें बैंक चार्जेस आते नहीं हैं, तो आपको इसमें अदर्स में जाके इसको डालना होगा, यहाँ पे बैंक चार्जेस।
नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, लेबर चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट लेबर चार्जेस। अब लेबर चार्जेस कहाँ पे है ये देखने हैं आपको। इंश्योरेंस, ये सैलरी एंड वेजेस है ना, इसमें लेबर चार्जेस मतलब वेजेस और सैलरी दोनों ऐड कर देंगे हम इसमें। ठीक है, लेट्स सी, अभी हम देखते हैं। अभी यहाँ पे हम सैलरी डाल देते हैं, लेबर चार्जेस को होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी आपका सेपरेट हेड है। जो भी हेडिंग आपको दिख रही है वो आप डाल सकते हैं उसमें, अदरवाइज अगर वो चीज़ नहीं आ रही है तो आप उसे अदर एक्सपेंसेस में डालकर सेपरेट लिख सकते हैं ऐड करके। ये भी नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डाल दें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम स्टाफ वेलफेयर। आपने देखा स्टाफ वेलफेयर ऊपर आ रहा था ऑलरेडी। स्टाफ वेलफेयर, ये रहा वर्कमैन एंड स्टाफ वेलफेयर 24। राइट, नेक्स्ट है आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये भी आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा, टेलीफोन भी नहीं आ रहा है इसमें। नेक्स्ट है आपका कार्टेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। फ्रेट एंड कार्टेज सेम है 16, यहाँ पे आप लिख देंगे कार्टेज आउटवर्ड। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका लास्ट बचा हुआ लेबर चार्जेस, जो आपको मिला नहीं था पहले। ठीक है, वो आपको किस में डालना है, लेट्स सी। इसको हम सैलरी एंड वेजेस में ही डाल देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ अब आप चेक करेंगे कि आपका नेट प्रॉफिट जो आपके P&L में आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आप नीचे आएंगे सबसे लास्ट में पहुँच 421563, राइट। ये आपके P&L से मैच कर रहा है। अब आपने कुछ नहीं करना, ये प्रोप्राइटरशिप की नॉर्मल ऑडिट फाइल है, तो इसमें एज सच इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपको सारी डिटेल डालने की। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ए में। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे ही होएगा क्योंकि मेथड जो है वो मर्केंटाइल है। जो आपके अकाउंटिंग मेथड है, क्या आपने चेंज करी है? नहीं चेंज। अगर आपने चेंज करी है तो उसकी डिटेल डालें। और ये जो रॉ मटेरियल है ये आपका आता है कॉस्ट और मार्केट रेट विच एवर इज़ लेस। ये भी आता है कॉस्ट ऑफ मार्केट रेट विच एवर इज़ लेस। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। नेक्स्ट चलना है, यहाँ क्वांटिटी ट्रेडिंग कंसर्न की क्वांटिटेटिव डिटेल डालनी है, राइट। तो ये क्वांटिटेटिव डिटेल जो आपने 3CB में डाली थी वही सेम, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी डिटेल डालनी है। अगर आपने 3CB में डाली है तो डाल दीजिए, और अगर आपने नहीं डाली है तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने 3CB और 3CD में कंफर्म कर दिया है कि
कि जो क्वांटिटेटिव डिटेल्स है वो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ऑडिटेड फाइल होती है बट उसमें क्वांटिटेटिव निकाल नहीं सकते, तो हम 3CB और 3CD में वो चीज़ जस्टिफाई कर देते हैं कि ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस ये कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव डिटेल में क्या करने हैं, आपको क्वांटिटेटिव डिटेल्स डालनी है, बट अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डिटेल्स नहीं है वो आपको कहाँ से चेक करनी है, वो आप 3CB और 3CD में आपने डिटेल डाली होगी, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने उसमें डिटेल डाली है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं डाली है तो वहाँ आपने जस्टिफिकेशन दी होगी। जो आपने जस्टिफिकेशन, अगर आपने जस्टिफिकेशन वहाँ पे दे दी कि आप मतलब जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसमें क्वांटिटेटिव डिटेल नहीं दी जा सकती, तो फिर यहाँ पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही 3CB 3CD में कंफर्म कर दिया है। बट फिर भी एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर 3CB 3CD में होगी तो हम डाल देंगे। ठीक है, ऐसा कोई डिटेल नहीं है 3CB 3CD में, इसलिए हम नहीं डालेंगे इसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, शेड्यूल एस। यहाँ भी हमें कुछ नहीं डालना, सब बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई सैलरी से इनकम है, सेम प्रोप्राइटर है, वो कहीं से और भी सैलरी ले रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ डलेगी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में जो भी इनकम है, अगर उसकी हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने पहले कोई परचेज करी थी, अब उसको सेल करी है तो कैपिटल गेन हुआ है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब सेम प्रोप्राइटर, जो प्रोप्राइटर है इसमें अगर उसको कोई और इनकम आ रही है तो वो यहाँ पे डिटेल डालनी है। बिजनेस प्रोफेशन के ऑलरेडी इनकम आ चुकी है। DPM में प्लांट एंड मशीनरी, इसकी डिटेल डालनी होती है। यहाँ पे आपको फर्स्ट डे की डिटेल डालनी होती है और यहाँ पे एडिशन डालनी होती है। अगर मान लो आपके ओपनिंग बैलेंस है, कोई एसेट्स है जिसके 15% रेट आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी है इसका 15% है, उसके फर्स्ट डे के ओपनिंग बैलेंस डालने हैं आपको। और अगर मान लो उसको विद इन 18 डेज में आपने सेम प्लांट एंड मशीनरी 15% वाली और ख़रीद ली तो वो यहाँ पे डालनी है। ठीक है, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी चीज़ें, और आफ्टर 180 डेज आपने कुछ एडिशन करी है या परचेज करी 15% वाली प्लांट एंड मशीनरी तो यहाँ पे डालनी है। उसके बाय डिफ़ॉल्ट आपके सारे कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ से उठकर P&L के यहाँ पे चली जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेप्रिसिएशन 52 में बाय डिफ़ॉल्ट आती है, देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर वहाँ डालोगे तो यहाँ डायरेक्ट आ जाएंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, DPM ऐसे ही अगर प्लांट एंड मशीनरी के साथ में आपके 30% कोई प्लांट एंड मशीनरी है डेप्रिसिएशन वाली जिसका रेट 30% है, वो यहाँ डालेंगे उसकी पूरी डिटेल। ठीक है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कोई इस कंपनी में कोई एसेट्स है नहीं इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, बट मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे फर्स्ट डे आएंगे, फर्स्ट डे में ओपनिंग बैलेंस आएंगे। यहाँ पे विद इन 180 डेज मतलब 6 मंथ्स के अंदर अगर कोई परचेज करिए वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और कंसिडरेशन यहाँ पे सेल आएगी, अगर सेल करी है आपने तो विद इन 180 डेज। ठीक है, और आफ्टर 180 डेज अगर आपने कोई परचेज करी है वो यहाँ पे आएगी। आफ्टर 180 डेज अगर आपने कोई सेल करी है, रियलाइजेशन मतलब सेल कंसिडरेशन, अगर आपने सेल करी तो यहाँ की, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। ऐसे ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ ये भी डेप्रिसिएशन की है, लैंड के डेप्रिसिएशन जिसमें नीले होते हैं, बिल्डिंग के हैं 5, 10, 40, फर्नीचर एंड फिक्सचर के हैं 10% टेंजिबल है। ऐसे ही सेम जैसे वहाँ पे थी, मैंने आपको बताया फर्स्ट डे की एडिशन की कंसिडरेशन की विद इन 180 डेज, और आफ्टर 180 डेज एडिशन की, आफ्टर 180 डेज कंसिडरेशन की। ये यहाँ पे सारी वैल्यू डाल दी है। कंसिडरेशन का मतलब सेल ही होते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखें आप। एडिशन का मतलब अगर आपने परचेज करी है, राइट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं
ये भी डेप्रिसिएशन की समरी है, ये वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट उठा के ये ऑटोफिल है, जितनी भी डेप्रिसिएशन लगी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कैपिटल गेन। अगर कुछ कैपिटल गेन हुई होगी तो वो भी है बाय डिफ़ॉल्ट आएगी, जो मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ सेल परचेज करी थी कोई लैंड और उसको सेल करी है, फिर उसमें जो कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है। कैपिटल गेन बहुत तरीके से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये भी कैपिटल गेन ही है। नेक्स्ट सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी यूनिट। अगर आपने कोई इक्विटी शेयर खरीदी है और उसको सेल करी, उसकी डिटेल यहाँ डालनी है, ठीक है। ये नॉन रेजिडेंट के लिए है और ये रेजिडेंट के लिए है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपके अदर सोर्सेज में कोई डिविडेंड है, सेविंग बैंक से कोई इनकम आई है, इनकम टैक्स रिफंड आया है, तो वो यहाँ डालेंगे आप, ठीक है। और भी कोई नेचर ऑफ जो भी आए हैं, जितनी भी इनकम है, रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, जो भी है वो आपको यहाँ पे डालने हैं, सारी इनकम जो ऐड होकर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ द इनकम आफ्टर द सेट ऑफ करंट लॉसेस। ये सारे लॉसेस को सेट ऑफ करके, जो अगर आपके कोई लॉसेस है उसको सेट ऑफ करने हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डिटेल्स ऑफ द इनकम्स ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अर्लियर। आपकी जो लॉसेस है वो कितने साल तक ब्रॉड फॉरवर्ड हो सकते हैं, वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ द लॉसेस टू बी कैरिड फॉर फ्यूचर ईयर्स। सॉरी, वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी आपको, कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉसेस को, ठीक है। बट कंपनी में भी प्रॉफिट है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल सकते। यहाँ पे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड अलाउंसेस, ये एक सेपरेट सेक्शन है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ICDS, इफेक्ट ऑफ इनकम कंप्यूटेशन ऑफ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ये भी डिटेल्स होती हैं, यहाँ फिल करनी होती है, अभी एज सच इसमें नहीं है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A, यहाँ पे शेड्यूल ATG, अगर आपने किसी कंपनी को लोन, किसी NGO को डोनेशन की है तो उसकी डिटेल यहाँ डालेंगे, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर मोस्टली 50% होती हैं, अगर आपने 10,000 किसी कहीं डोनेशन दी है तो आपको 5,000 आपकी इनकम से लेस हो जाएगा, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि आपने दी है तो आप डायरेक्ट लेस हो जाएगा, बट ये क्रॉस चेक ज़रूर होती है। अगर आपने किसी NGO को दी है तो NGO को आपके पैन नंबर डालने पड़ेंगे अपने डोनर डिटेल में कि आपने उन्हें 10,000 दिए थे, जब भी ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ATD का मतलब मेडिक्लेम की डिटेल यहाँ पे डालनी होती है। यहाँ पे हम नो कर देते हैं, यहाँ भी नो कर देते हैं। ये अभी कर दे रहे हैं हम क्योंकि बाद में कुछ सारे पॉपअप्स आएंगे, इसलिए हम पहले ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी अगर आपने किसी रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन दे रखी है तो वहाँ पे 100% के 200%, जैसे आपने 10,000 दिया है तो वहाँ 20,000 आपको बेनिफिट्स मिलते हैं रिसर्च एसोसिएशन को, अगर आपने डोनेशन दी है, ठीक है। सेक्शन 80, यही कोई ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पे है ये आपकी जो डिडक्शंस है, जितने भी आपने डिडक्शन डालनी है, ATC, ये सारी डिटेल आपको लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो नॉर्मल आप सैलरी में डालते हैं ITR 1 में, वो इसमें, ठीक है। अगर है आपके पास ATC वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह है तो आप वहाँ डिटेल डाल लें। नेक्स्ट चलते हैं, ये कंप्यूटेशन बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है। इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन मतलब स्पाउस, माइनर चाइल्ड, अगर उनकी कोई इनकम है तो वो यहाँ पे डालें, ठीक है। यहाँ भी बाय डिफ़ॉल्ट है, ऑटो पॉपुलेटेड है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म इन विच यू आर पार्टनर, अगर आप किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हैं तो उसकी डिटेल यहाँ सबमिट करें। डिटेल्स ऑफ द एग्जेम्प्टेड इनकम, जैसे लोग कहते हैं कि हमारी बहुत सारी इनकम है जो एग्जेम्प्टेड होती है, एग्रीकल्चर इनकम, बट हम दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल में इनकम हमारी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम वगैरह जो भी है। नेक्स्ट हम चलते हैं पास थ्रू इनकम डिटेल्स ऑन द बिजनेस और ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो यहाँ दिखाना है।
यहाँ भी कोई डिटेल नहीं होगी। अगर आपने कोई आप कोई बाहर सेल कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया तो उसकी डिटेल यहाँ पे होगी। अगर आप कोई बाहर सेल कर रहे हैं तो वहाँ का टिन नंबर लिया होगा आपने, राइट, और उस कंट्री का कोड डालना है और किस टाइप से वो इनकम आ रही है आपको वो यहाँ पे डालनी है, ठीक है। और अगर आप बाहर सेल कर रहे हैं तो आपको टैक्स रिलीफ जो मिल रहा है उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, क्योंकि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए टैक्स रिलीफ देती है, तो उसकी डिटेल वहाँ डालते हैं हम। सपोज नेक्स्ट है एफ, अगर आप बाहर सेल कर रहे हैं, अगर आप बाहर सेल कर रहे हैं वहाँ आपके स्टोर्स हैं तो स्टोर में फॉरेन एसेट्स होंगे, वो आपको स्टोर में आपके जो भी एसेट्स हैं वो फॉरेन एसेट्स हैं, ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। यहाँ पे कोई डिटेल नहीं होगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट डाली होगी वो यहाँ पे आ रही होगी। यहाँ जीएसटी नंबर डालना है आपने और सेल कितनी करी है, सेल की फिगर तो आपने यहाँ से डाल देनी है जो आपने वहाँ डाली थी P&L में, और जीएसटी नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपने जीएसटी नंबर डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलना है टीआई पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है, राइट। आपकी इनकम 5 लाख से कम है इसलिए आपको ये रिबेट ऑफ अंडर सेक्शन 87, अगर आपकी इनकम ये जो इनकम है आपकी ये आपकी 5 लाख से ऊपर चली जाती है 4,21,566, अगर ये 5 लाख से ऊपर चली जाती तो आपको ये रिबेट नहीं मिलता और आपको टैक्स पे करना होता। ये रिबेट है, ये नहीं मिलता आपको और टैक्स पे करना होता, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बैंक की डिटेल डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बैंक की डिटेल डालें, सबसे पहले IFSC कोड डालेंगे। मैंने आपको बोला था बैंक की डिटेल आप निकाल कर रखेंगे, इसीलिए बोला था क्योंकि आपको डालनी होगी, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर, राइट। नेक्स्ट चलेंगे हम यहाँ पे अगर आपकी कोई पेमेंट बनती है इनकम टैक्स की तो वो उसकी डिटेल यहाँ पे डलती है, और यहाँ पे TDS अगर आपकी TDS किसी ने काट रखी है तो वो डिटेल यहाँ पे आती है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, अगर हम ITR 1 और 4 भरते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आती है, ठीक है। बट अगर आपकी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, 26AS डाउनलोड करना है और उसके थ्रू करना है, ठीक है। ऐसे ही TCS, अगर आपका किसी ने TCS काट रखा है आपके पैन के बेस पे तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है। लास्ट में हम पहुँच गए वेरिफिकेशन में, यहाँ पे फादर्स नेम डालना है आपको, यहाँ पे आप फादर्स नेम डालेंगे, यहाँ पे सेल्फ, ये फाइनल हो गया। अब आप इसको सेव करेंगे, जैसे ही सेव करोगे आपको जो भी इशूज़ होंगे वो सामने दिख जाएंगे। डेट्स इट, क्या क्या आते हैं, अभी ये कैलकुलेट कर रहे हैं। वेरीफाई, प्लीज़ ड्रॉप डाउन फ्रॉम द 22A P&L, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं TTI में, ठीक है, राइट। यहाँ पे डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होल्ड एनी बेनिफिशियरी ऑनर, नो, ठीक है। ये हो जाएगा, ये एक रह जाएंगे अब, ठीक। अब हम पहुँचते हैं यहाँ पे, प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन पॉइंट 22 शेड्यूल P&L। अब हम शेड्यूल P&L पे पहुँचते हैं, पॉइंट 22, ये नो, ये होगा।
अब आपको क्या करना है, आपने जितने भी एरर थे वो क्लियर कर दिए, अब आपको सेव करना है वापस से। अब हमारे जितने एरर थे हमने इसे सेव कर दिया, ठीक है। इसे क्लियर करके अब हम इसे सेव कर रहे हैं, ठीक है। XML3, ठीक है, ये सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि रिटर्न फाइल करना, बट आप ITR की फाइल, इनकम टैक्स की साइट पे जाकर फाइल करना चाहते हो, ठीक है। आपने ये XML सेव कर लिया, XML के साथ साथ आप ना ड्राफ्ट भी सेव कर लो, ठीक है। ओके, ये आपने सेव कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट यहीं से फाइल करना चाहते हो रिटर्न, ठीक है। अगर आप रिटर्न यहीं से फाइल करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अब हमने सारे डिटेल्स जो भी है ITR3 की वो हमने फिल कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हम डायरेक्ट यहीं से रिटर्न फाइल करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको सेव करना है, राइट। अगर सेव में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। न्यू XML, राइट, इसे सेव कर दिया हमने। अब क्या करना है, आपको यहीं से इसे सबमिट करना है, ठीक है। ये बोल रहा है, ये कह रहा है देखो दो टाइप से रिटर्न फाइल होती है, राइट। एक तो आपने XML सेव करी, अब आप इनकम टैक्स के रिटर्न पे इनकम टैक्स की साइट पर जाओ और XML को अपलोड करो। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए क्योंकि एक सिग्नेचर क्रिएट करना पड़ता है हमें XML के। तो दो स्टेप लगाना पड़ता है, एक सिग्नेचर क्रिएट करना होता है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न की साइट पे जाओ, XML को अपलोड करो एंड ऑल। आपको क्या करना है, आप यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपने सबमिट का बटन दबाया, राइट। आपने सिर्फ पासवर्ड डालना है और DSC अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ आपने पासवर्ड डालने, चेक बॉक्स में चेक करें क्योंकि 44 AB के अंडर है ये, और इसमें सेलेक्ट करें और सबमिट करें, दैट्स इट। यहाँ पे DSC का पासवर्ड डालें, राइट। इसमें ये बोल रहा है कि कोटिंग आधार नंबर इज़ मैंडेटरी, आधार नंबर नहीं डाला गया इसमें क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रिटर्न थी, इसलिए आधार नंबर रिपीट नहीं हुई, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, कैंसिल करके वापस आधार नंबर अपडेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम एक बार डाल देंगे आधार कार्ड, उसके बाद सबमिट करेंगे, राइट। पार्ट 1 जनरल में जाएंगे और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है हमें, ये रहे, ठीक है। अब हमने इसे वापस सेव करना है और सेम जो लास्ट फाइल है उसी में सेव कर देने हैं इसे, नो XML करके तो बनाए थे हमने, तो उस सेम उस पर ही एडिट कर देना, चेंज कर देने। ये हमने चेंज कर दिया, ठीक है। एक बार रिपीट चेक कर लेते हैं। अब हम आते हैं सबमिट पे, ठीक है। यहाँ पे आपने पासवर्ड डालने से चेक बॉक्स करनी है और इसमें टोकन जो भी जिस प्रोप्राइटर का है वो टोकन हम सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ आपने क्या करा, सबमिट किया है और पासवर्ड डाला है, राइट।
यहाँ पे आपने चेक बॉक्स करना है 44 एबी के अगेंस्ट में ऑडिट है। यहाँ पे आपने यूएसबी टोकन सेलेक्ट करना और यहाँ जो प्रोप्राइटर हैं उन उनको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना और इसे सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे आपको ओटीपी नहीं, आप ऑलरेडी आपने पहले डाल रखा था इसलिए नहीं मांगा इसने। ठीक है, ये देखिए आपकी रिटर्न ऑलरेडी यहीं से सबमिट हो गई, आपको फालतू की XML फाइल को अपलोड नहीं करनी पड़ी, सिग्नेचर फाइल नहीं बनानी पड़ी, राइट। अभी ITR3 के बारे में स्टेप वाइज, स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ें बता दी गई है। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखें, जो भी होगा हम सोल्यूशन निकालेंगे उसके, राइट। और अगर आगे और भी कोई ITR की रिक्वायरमेंट हो आपकी जिसमें इश्यूज आ रहे हैं आपको, जिसको फिल करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट में लिखें, हम ट्राई करेंगे कि वो उस ITR की भी हम वीडियो अपलोड करें स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू, एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।